हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती थी, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और कौन से प्रमुख विश्वविद्यालय और नगर थे जहाँ पर शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो जो विद्यार्थी था उसके लौकिक और पारलौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा उसे प्रदान की जाती थी। ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति इस संसार में अपने जीविकोपार्जन में सक्षम हो सके, साथ ही जीवन का जो मुख्य लक्ष्य माना जाता था उस समय मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी वो तैयार हो सके। तो उसे धर्म और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती थी और उसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे वो अपने आजीविकोपार्जन भी कर सके। 3 ऋण माने जाते थे धर्मशास्त्रों में: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋणों से उऋण होना या इनसे मुक्त होना भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता था। और इन ऋणों से मुक्ति, ऋषि ऋण से जो मुक्ति थी इनमें से, वो शिक्षा प्राप्ति के द्वारा या ज्ञान और विद्या का अर्जन करके व्यक्ति कर सकता था। इसके अतिरिक्त मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें उसका बौद्धिक विकास शामिल है, आध्यात्मिक विकास या मानसिक विकास शामिल है, और उसके चरित्र के उत्थान के लिए जो है शिक्षा मायने रखती थी या महत्वपूर्ण मानी जाती थी। साथ ही मनुष्य के अंदर उसकी धार्मिक वृत्तियों के उत्थान के लिए भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर धार्मिकता या उसे धर्म से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा का जो है व्यवहार या शिक्षा जो है वो दी जाती थी। प्राचीन परंपराओं की अगर बात करें तो प्राचीन परंपरा में विद्यार्थी को उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में भेज दिया जाता था या गुरु के आश्रम में, जहाँ वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्ति करता था। इसके बदले में उसे गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती थी। साथ ही दिन में उसके द्वारा जो है गुरु के सेवा से संबंधित कार्य संपन्न किए जाते थे। आहार के लिए उनके द्वारा भिक्षा मांगने का जो है प्रावधान रखा गया था। भिक्षा मांगना इसलिए आवश्यक था ताकि व्यक्ति के अंदर जो है विनम्रशीलता का विकास हो सके, उसका जो अहंकार है वो समाप्त हो सके। विद्या प्राप्त करने के पश्चात समावर्तन संस्कार किया जाता था। ये एक तरीके से विद्या की समाप्ति की ओर इंगित करता है, और समावर्तन संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता था या अधिकारी माना जाता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का। बौद्ध विहारों की अगर बात करें, बौद्ध विहार जहाँ भिक्षु निवास करते थे और भिक्षु जो बालक होते थे उनको शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो बौद्ध विहारों में शिक्षा प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और भिक्षु जो हैं निवास करते थे। अब प्राचीन समय के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। इन सभी विश्वविद्यालयों में न केवल भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे और विशेषतः उच्च अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में आते थे, बल्कि विदेशों से भी, मुख्यतः ऐसे देश जहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार था। और क्योंकि भारत जो है बौद्ध धर्म की जन्म स्थली रहा है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए विभिन्न विदेशों से विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर आया करते थे। और जो बौद्ध विहार हैं उनमें रह कर के वो इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, इनकी पांडुलिपियाँ नकल करके इनकी पांडुलिपियाँ तैयार करते थे, और जब अपने देश को लौटते थे तो अपने साथ ये पांडुलिपियाँ भी लेकर के जाते थे। ऐसे विश्वविद्यालयों में सबसे प्रमुख नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। ये बिहार में स्थित था और वर्तमान में इसका फिर से पुनरुद्धार किया गया है और पुनः यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की वर्तमान जो अवधि है उसके अंदर स्थापना की गई है। तो प्राचीन काल में मगध या बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ नालंदा महाविहार था, और यहाँ पर अशोक के द्वारा एक विहार का निर्माण करवाया गया था। आने वाले समय में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इस बौद्ध संघ को दान दिए और दान दे करके यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा के अगर संस्थापक का नाम अगर कभी पूछा जाता है तो कुमार गुप्त
का नाम दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो गुप्त शासक हुए उनके द्वारा भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया गया, दान दिए गए, और गांव जो है उनका राजस्व दान में दिया जाता था। कहा जाता है कि नालंदा में रहने वाले भिक्षुओं और शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के पालन पोषण के लिए यहाँ लगभग 200 गांव जो हैं इस विश्वविद्यालय को प्रदान किए गए थे, जहाँ से राजस्व प्राप्त होता था और उससे यहाँ खर्चा चलता था। यहाँ विद्यार्थी छात्रावास में रह कर के और अध्ययन करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग है, उसने भी नालंदा की यात्रा की थी और उसने नालंदा के विषय में लिखा है कि यहाँ पर व्याख्यान या लेक्चर देने के लिए एक विशाल कक्ष था और साथ ही 300 छोटे बड़े कक्ष थे, जहाँ विभिन्न जो आचार्य होते थे उनके उनके द्वारा लेक्चर या व्याख्यान दिए जाते थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती थी, प्रवेश परीक्षा, जिसे द्वार पंडित लेते थे। और ये परीक्षा जो है काफ़ी कठोर हुआ करती थी और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी अध्ययन के लिए प्रवेश लेता था। एक और चीनी यात्री आए हैं 6ठी शताब्दी के अंत में, इत्सिंग ने नालंदा में रह कर के लगभग 400 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और पांडुलिपियाँ तैयार करके वापस चीन लौटते समय अपने साथ वो इनको लेकर के गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि नालंदा जो था बौद्ध शिक्षा और दर्शन का एक बहुत बड़ा केंद्र उस समय रहा, जहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। जब ह्वेनसांग भारत में आया 7वीं सदी में, तो ह्वेनसांग के समय में विश्वविद्यालय की प्रधान कुलपति शीलभद्र थे और ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय भी बताया गया है जिसका नाम धर्म यज्ञ था और इसके अंदर 3 विशाल इमारतें थीं जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। नालंदा में न केवल बौद्ध ग्रंथों से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी बल्कि ब्राह्मण धर्म या दर्शन जो था उससे संबंधित शिक्षा, व्याकरण और विभिन्न भाषाओं की शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा प्रमुख केंद्र रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भी बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना इसकी स्थापना जिसे मगध कहा जाता था, वहाँ पर 9वीं सदी में बंगाल में जो पाल वंश हुआ है उसके एक प्रमुख शासक हुए धर्मपाल, उनके द्वारा यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। अन्य जो पाल शासक हुए बाद में, उनके द्वारा भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया गया। कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय या कॉलेजेस थे और इनमें प्रत्येक कॉलेज में 108 शिक्षक विद्या प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इस विश्वविद्यालय में भी प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी जो द्वार पंडितों के द्वारा ली जाती थी। यहाँ 6 द्वार पंडित होते थे जो डिफरेंट 6 कॉलेजेस या महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा लेते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण इत्यादि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक विद्याओं की शिक्षा प्रदान करने का एक बड़ा केंद्र था और ये बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है, बौद्धों का जो वज्रयान संप्रदाय है जो तंत्र विद्या से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, उसके अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तिब्बत के जो बौद्ध विद्यार्थी होते थे वो बहुत बड़ी संख्या में विद्या अध्ययन के लिए आते थे। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक प्रमुख सेनापति था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया। इसने नालंदा में भी आक्रमण किया था और नालंदा को भी इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने ऐसा कहा जाता है कि दुर्ग समझ करके और इस पर आक्रमण किया, क्योंकि चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ और दुर्ग के शेप में लगा उसे, और जो यहाँ पुस्तकें थी उनको जला दिया गया, लूट लिया गया और इस विश्वविद्यालय को भी इस बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट होना पड़ा। इसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय, ये गुजरात में स्थित है और इस विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो विहार था उसका निर्माण राजकुमारी टड्डा के द्वारा करवाया गया।
चीनी विद्वान जिन्होंने यहाँ यात्रा की है, उन विद्वानों के अनुसार यहाँ 100 विहार थे जिनमें लगभग 6000 भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय में भी बौद्ध ग्रंथों की अतिरिक्त व्याकरण, व्यवहार, साहित्य, शिल्प इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जब मुस्लिम आक्रमण यहाँ होने लगे 12वीं सदी में, विभिन्न मुस्लिम आक्रमणों जो गुजरात में हुए, उन आक्रमणों के फलस्वरूप धीरे धीरे जो वल्लभी के विहार थे वो भी पतन की ओर जाने लगे या नष्ट होने लगे, और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता में भी कमी आई। इसके बाद सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहे हैं, उनमें तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम लिया जा सकता है। यहाँ बहुत सी महान विभूतियाँ जो हैं उन्होंने यहाँ से अध्ययन किया, जिनके अंदर जीवक जो चिकित्सक हुआ है, और इसके अतिरिक्त प्रसेनजित जो कौशल जो महाजनपद था उसके शासक थे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, पाणिनि और पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी, ये दोनों जो ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी और महाभाष्य, ये व्याकरण पर लिखे गए ग्रंथ हैं। तो ये सारी महान विभूतियाँ जो हैं तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त इनके द्वारा की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था वहाँ पर ये स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय 7वीं सदी ईसा पूर्व में ही प्रसिद्ध हो गया था। कहा जाता है कि इसकी स्थापना भरत के द्वारा की गई, और यहाँ का जो प्रशासन था वो तक्ष को सौंपा गया, जिसके नाम पर शायद तक्षशिला इसका नाम रखा गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए भारत के सभी भागों से विद्यार्थी आते थे, विदेशों से भी यहाँ विद्यार्थी आते थे। कहा जाता है कि यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की आयु जो थी वो 16 वर्ष थी। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती थी या प्रवेश होता था। यहाँ शिक्षा जो है उसके बदले में 1000 कार्षापण जो है शुल्क लिया जाता था। जो विद्यार्थी शुल्क नहीं दे पाते थे वो वॉलंटियर बन करके या स्वावलंबी बन करके दिन में काम करते थे और रात को फिर विद्या अध्ययन करते थे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते थे जो दिन में काम नहीं करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और फीस या शुल्क भी नहीं देते थे। लेकिन जब इनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो समाप्त होने के बाद जब ये समाज में प्रवेश करके अपना रोज़गार के माध्यम से धन कमाते थे, तो फिर ये अपना जो शुल्क था वो धन कमाने के बाद में विश्वविद्यालय को देते थे। तक्षशिला में वेदों से संबंधित धनुर्विद्या, हस्तविद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। तक्षशिला शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा लगभग 4वीं सदी ईस्वी तक। इसके बाद में इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं रही। इसका मालूम हमें इस बात से चलता है कि जो 4वीं सदी में 5वीं सदी में भारत में चीनी यात्री आया फाहियान के द्वारा तक्षशिला का वर्णन नहीं किया गया है अपने विवरण में, यात्रा विवरण में। तो इससे पता चलता है कि तक्षशिला की लोकप्रियता उस समय तक समाप्त हो चुकी थी। हिंदू शिक्षा के केंद्र, ये जो अभी विश्वविद्यालय हमने बताया, ये ज़्यादातर बौद्ध धर्म के और दर्शन के या बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हालांकि यहाँ अन्य विषयों से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। और इसी प्रकार से हिंदू शिक्षा के कुछ प्रमुख केंद्र भी प्राचीन भारत से भारत के विभिन्न नगरों में जो हैं रहे हैं। इनमें काशी या बनारस का नाम लिया जा सकता है, जहाँ संस्कृत शिक्षा या वेदों की शिक्षा या धर्मशास्त्र की शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र रहा। इसके अतिरिक्त कश्मीर, परमार वंश की राजधानी रही धारा जो मालवा में स्थित थी, कन्नौज और कांची, ये सभी हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित, वेदों से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित, धर्मशास्त्रों से संबंधित, इसके अतिरिक्त शिल्प शास्त्र इत्यादि से संबंधित, न्याय, तत्व, मीमांसा, उपनिषद, इन सभी का ज्ञान जो है इन सभी नगरों में प्रदान किया जाता था।
इन सभी नगरों में विभिन्न आचार्यों या गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ विद्यार्थियों को वैदिक दर्शन से संबंधित ज्ञान, साथ ही संस्कृत भाषा का प्रमुख रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो धार्मिक ग्रंथ थे प्राचीन, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो उनके अध्ययन के योग्य बनाने के लिए विद्यार्थी को संस्कृत भाषा का अध्ययन विशेष रूप से करवाया जाता था। ये जितने भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं, उस समय के जो भी समकालीन शासक वंश रहे हैं या शासक हुए हैं, उनके द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया, इनको दान अनुदान दिया गया। और ये जितने भी केंद्र रहे हैं शिक्षा के प्रमुख केंद्र होने के कारण, यहाँ देश के सभी कोनों से जो है विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं, बौद्ध शिक्षा के, हिंदू शिक्षा के, और यहाँ विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उन्हें उनके व्यक्तित्व के विकास का प्रयास किया जाता था। उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण हमेशा से माना गया है।